नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के बारे में जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने पियाजे की जो बेसिक थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसको हमने डिस्कस किया था। साथ के साथ हमने ये भी जाना था कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल कुछ डायमेंशंस थे, लाइक इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। और इसी के साथ इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़ेंगे। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है और इसके साथ हमारा जो मोरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की थी, बेसिकली वो पियाजे की थ्योरी से प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने आगे फर्दर उस स्टडी को कंटिन्यू किया और उन्होंने आप पाएंगे कि पियाजे ने जैसे 2 स्टेजेस बताए थे, इन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं, उनके कंसेप्ट पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि जब इन्होंने स्टडी की थी तो बेसिकली उन्होंने बच्चों सैम्पल्स लिए थे बच्चों के, और उसमें उन्होंने इंटरव्यू मेथड यूज़ किया था। बच्चों के सामने अक्सर वो कुछ मोरल डायलेमास रखते थे और फिर उनकी जो मोरल रीजनिंग होती थी उसके बेस पे उन्होंने ये पूरी स्टडी की, पूरी थ्योरी डेवलप की। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं पहले, कि जैसे मोरल डायलेमा क्या होता है। मोरल डायलेमा जिसको हम हिंदी में कह देते हैं कई बार नैतिक दुविधा। ठीक है, आप और हम अक्सर अपने जीवन में नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा का सामना करते हैं। अब ये होता क्या है मोरल डायलेमा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोरल डायलेमा का मतलब होता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप ये तय नहीं कर पाते कि मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो एक तरफ आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है मोरल डायलेमा की। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम वाले दिन ही आप देखते हैं कि किसी आप मतलब आपके सामने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। अब आपके सामने यहाँ पे एक मोरल डायलेमा आएगा कि मैं अब उस व्यक्ति की मदद करूँ, उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, या आधे घंटे में मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाऊँ। तो ये एक सिचुएशन है मोरल डायलेमा की, और आप किस तरीके से डिसीज़न लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यही होता है मोरल डायलेमा, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि राइट डिसीज़न और रॉन्ग डिसीज़न क्या है। हम दोनों ही सिचुएशन में फंस जाते हैं, इसको हम मोरल डायलेमा कहते हैं। एक होता है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी मोरल डायलेमा में फंसते हैं तो आप कोई ना कोई डिसीजन तो ज़रूर लेते हैं, वो चाहे आपका राइट हो चाहे रॉन्ग हो। लेकिन आपने उस वक्त जो डिसीजन लिया उसके पीछे आपने कुछ रीजंस सोचे होंगे, कुछ लॉजिक सोचे होंगे, उसी को हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। जब भी आप डायलेमा में फंसते हैं तो आपके पास दो तरह के ही थॉट्स आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स होंगे, एक नेगेटिव थॉट्स होंगे, जो कि बेसिकली आपके जो डिसीजन है या जो रीजनिंग है उसको अफेक्ट करेंगे। अब आप कैसा डिसीजन लेते हैं, कैसी रीजनिंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। कि अगर आपने किसी मोरल डायलेमा में जब आप फंसे हुए हैं, उस दौरान आपने जो डिसीजन लिया उसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए उसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे आप दोनों ही सिचुएशन सोच सकते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या मैं उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, या उस व्यक्ति को छोड़कर मैं पहले अपना एग्ज़ाम दूं कि मैंने इसकी पूरे साल तैयारी की थी, और अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरी जो पूरी तैयारी है उस पर पानी फिर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या डिसीज़न ले सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को छोड़ करके आप एग्ज़ाम देने चले जाएं, लेकिन वहाँ पर भी आपको फिर ये फीलिंग आएगी कि मुझे उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए थी, पता नहीं उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा, किसी और ने उस व्यक्ति की मदद की भी होगी या नहीं। इस तरह के विचार आपके मन में आते रहेंगे। या अगर आप अपना एग्ज़ाम छोड़ करके उस व्यक्ति की मदद करने जाते हैं तो आपको इस बात की भी का अफसोस रहेगा कि मैंने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है इस बात का आपको सुकून रहे कि आपने उस व्यक्ति की जान बचाई। तो यहाँ पे आप क्या डिसीज़न लेते हैं ये कम्प्लीटली मोरल रीजनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मोरल रीजनिंग की जब बात करते हैं, जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो डिसीज़न सही है या गलत है, उसको हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से जज करके नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरा डिसीजन जो था मैंने लिया वो सही था या गलत था। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत भी हो सकता है। बेसिकली आप क्या रीजनिंग कर रहे हैं, इसी को स्टडी करते हुए कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस थे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, वो डिफाइन किए थे।
तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इसी प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे मोरल डायलेमास बच्चों के सामने रखे थे, और उस डायलेमा से निकलने के लिए बच्चे क्या रीजनिंग देते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, उसी को उन्होंने मोरल रीजनिंग कहा था। इन बहुत सारे डायलेमाज में सबसे फेमस जो डायलेमा रहा है वो रहा है हीन्स डायलेमा। इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। इसमें बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने रखी थी। इसमें उन्होंने हेन्स नाम का एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति एक हेन्स नाम का है, और इसकी जो वाइफ थी वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी। और ये क्योंकि ये व्यक्ति गरीब था, इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। अब होता क्या है कि इसकी पत्नी के इलाज के लिए जो दवाई चाहिए, जो ड्रग चाहिए, बेसिकली वो ड्रग जो है वो एक ही कंपनी बनाती है, और उस कंपनी ने, क्योंकि उसने रिसर्च किया है, उसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के लिए उस दवाई की जो एक्चुअल कीमत होनी चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत तय कर रखी है। जैसे कि उस ड्रग की कीमत अगर $200 होनी चाहिए, तो उस कंपनी ने उस ड्रग की कीमत जो है वो $2000 कर रखी है। ठीक है, उस कंपनी ने, इस दुकानदार ने बेसिकली। तो जो दुकानदार है वो क्या है कि उस दवाई को 200 की जगह $2000 पे बेच रहा है, और वो दवाई जो है सिर्फ उसी की दुकान पर मिलती है। तो ऐसे में हेन्स क्या करता है कि हेन्स बहुत एफर्ट करता है पैसे जुटाने की। उसके पास पैसे होते नहीं हैं इतने, वो अपने रिश्तेदारों से, सबसे दोस्तों से, सबसे वो पैसे मांगता है, और इतना कुछ करने के बाद भी उसके पास सिर्फ $1000 ही इकट्ठे हो पाते हैं। अभी $1000 लेकर वो वापस से इस दुकानदार के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और केवल आपकी ही दवाई है जिससे वो बच सकती है। और वो से रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ के कि मेरे पास $1000 हैं, मैं आपको $1000 दे देता हूँ, आप ये दवाई मुझे दे दीजिए, बाकी की कीमत मैं आपको बाद में दे दूंगा जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे। लेकिन दुकानदार उसको साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, अगर आपको दवाई लेनी है तो पूरे पैसे लेकर आओ। अब ऐसे में क्या होता है कि जो हेन्स होता है वो क्या करता है कि रात के समय जाता है और उस शॉपकीपर की दुकान पे जा कर के चोरी करता है और उस दवाई को चुरा करके ले आता है, और इस प्रकार वो क्या करता है कि अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे ये हेन्स डायलेमा ये है कि बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि जो हेन्स ने किया क्या वो सही था, क्या उसको चोरी करनी चाहिए थी, अगर वो चोरी करता है तो वो जेल भी जा सकता है। तो इस प्रकार का एक हेन्स डायलेमा बनाया गया और बच्चों के सामने ये सिचुएशन रखी गई। बच्चों ने इसके बेसिस पे अपने अपने तर्क दिए, और वो जो तर्क थे उसके आधार पर कोहलबर्ग ने ये डिसाइड किया कि ये बच्चे किस तरह की मोरल रीजनिंग कर रहे हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने बच्चों को स्टेजेस में बांटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन जो थ्योरी है उसकी तरफ। जब कोहलबर्ग ने ये हेन्स डायलेमा दिया और जब बच्चों की रीजनिंग की स्टडी की, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि बच्चों की जो रीजनिंग्स थी उसके बेसिस पे उन्होंने बच्चों को 3 स्टेजेस में बांटा। 3 स्टेजेस नहीं कहेंगे, 3 लेवल कहेंगे, स्टेजेस 6 थे। इस चीज़ को समझ लीजिए, 3 लेवल का मतलब लेवल 1 जो है ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल है, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। और आप पाएंगे कि हर एक लेवल में यहाँ पे आपको 2-2 स्टेजेस दिख रहे हैं। ये स्टेज 1, स्टेज 2, इसी तरीके से ये स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो इस प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें कितने लेवल्स हैं, तो लेवल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको हमेशा आंसर देना है 3। और अगर आपसे पूछे जाएंगे स्टेजेस कितने हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बोलना है कि 6 स्टेजेस हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए, प्री कन्वेंशनल जो लेवल है ये 4 से 10 साल के बच्चे इसमें आते हैं, क्योंकि ज़ीरो से जो जन्मजात क्योंकि होती नहीं है मोरल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोरल डेवलपमेंट जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, जन्म से नहीं होती। इसीलिए शुरुआत में जो बच्चे 2-3 साल के होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता मोरलिटी के बारे में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो जो उनकी इच्छा होती है ना, उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 4 से 10 साल के होते हैं, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में होते हैं। और यहाँ पर आप पाएंगे कि 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अभी हम डिटेल में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार कन्वेंशनल लेवल में 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं, जिनमें कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाली स्टेज होती है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस वाली स्टेज होती है। इसी प्रकार लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसमें कि 13 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं, और इसमें बेसिकली 2 स्टेज जो होते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वाली स्टेज होती है एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन वाली स्टेज होती है। तो बेसिकली ये 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स
होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। स्टेज वाइज और एज वाइज भी कि भाई कितने एज में बच्चे किस लेवल में होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने साफ कहा था कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट इसी ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा एक ऑर्डर स्किप करके नेक्स्ट में जंप कर जाए। बच्चे को हर एक ऑर्डर से होकर ही गुजरना पड़ता है। चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसकी हम बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी के आधार पर यह समझाया था कि बच्चों में जब मोरल डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में तो बेसिकली उनको ये तो पता नहीं होता कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जो सोसाइटी उनको समझाती है, जो उनके माता पिता टीचर्स उनको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसी को मोरलिटी मानता है। यानी कि मोरल डेवलपमेंट यानी कि मोरालिटी का जो भी स्टैंडर्ड होगा, जो भी मानक होंगे, नियम होंगे, वो बच्चे को नहीं पता, वो जो सोसाइटी उसको बता रही है वही सही होता है। और इस केस में बच्चा क्या होता है कि पनिशमेंट ऑन ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है। यानी कि बच्चे को जब ये चीज़ समझाई जाती है तो बच्चा ये सोचता है कि मुझे बस इस चीज़ को मानना है और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, है ना। कि अगर मैं ये घर में मम्मी मम्मी पापा की बात नहीं मानता हूँ या स्कूल में टीचर्स की बात नहीं मानता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी। तो बेसिकली पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन इस स्टेज में होती है। बच्चा समझता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको आप पालन करना है हमें बस, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है। तो पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा अपने आप में मोरालिटी दिखाता है। इसमें बस इतना ही होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। बेसिकली इसको आप समझ सकते हैं एक कहावत जो हम अक्सर कहते हैं जैसे को तैसा, इंग्लिश में टिट्स फॉर टैट होता है ना, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट वाले आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें जैसा कि हम कहते हैं ना कि मेरे साथ जैसा कोई सामने वाला व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल पे बच्चे यहाँ पे चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर इस स्टेज में बच्चा कहता है कि अगर उसकी पेंसिल मान के चलिए किसी बच्चे ने तोड़ दी तो बच्चा क्या करता है कि उस बच्चे की भी पेंसिल तोड़ के इस चीज़ का बदला लेता है और उसको लगता है कि हाँ अब मेरा बदला पूरा हो गया, और वो शांत हो जाता है। ठीक है, किसी ने उसकी थप्पड़ मार दिया तो वो भी तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो उसके थप्पड़ ना मार दे। तो यहाँ पे बच्चा इस तरीके से मोरालिटी को जज करता है। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए कि आप स्टेज में पाएंगे कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। यहाँ पर भी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा लेकिन तुम क्या करना कि मेरी ड्राइंग बना देना, है ना। मतलब आपस में इनका एग्रीमेंट चल रहा है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पे बच्चा जो है इस तरीके से टिट फॉर टैट वाली बात है यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पे बच्चे में मोरल डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, यह है कन्वेंशनल लेवल 2, और इसमें जो सबसे पहला स्टेज है स्टेज 3 भी इसको आप कह लीजिए, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अब आप पाएंगे कि इस स्टेज में बच्चा जनरली जो 10 साल से लेके 13 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, और इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं कि जनरली जो मोरल डेवलपमेंट होता है उनको, वो अब क्या है कि क्योंकि बड़े हो गए हैं, उनको आसपास सोसाइटी उनकी, उनके माता पिता पेरेंट्स उनको बताते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, व्यवहार, ये सब कुछ उनको बताते रहते हैं और बच्चा इन चीज़ों को सीख रहा होता है। यानी कि बच्चा अब थोड़ा बहुत समझ जाता है कि सोसाइटी में रहने के लिए उसको कैसे बिहेव करना है, सोशल नॉर्म्स को वो समझना शुरू कर देता है। तो बच्चा इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि अगर मैं सोसाइटी द्वारा या पेरेंट्स या टीचर्स द्वारा बनाए गए नियमों को, उनकी बातों को मानता हूँ तो इससे मुझे अप्रिशिएट किया जाता है ना। मैं एक नाइस बॉय बन सकता हूँ या नाइस गर्ल बन सकती हूँ, गुड बॉय या नाइस गर्ल बन सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बच्चा कोशिश करता है गुड बॉय या नाइस गर्ल बनने की। फॉर एग्जांपल आप पाएंगे कि इस चीज़ में बच्चा कोशिश करता है कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आ गया या मेरे ए ग्रेड मार्क्स आ गए तो मेरी मदर मुझे अप्रिशिएट करेगी, मेरी टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगी। इसी प्रकार बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं बड़ों की बात मानता हूँ तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चा गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज में होता है। उसको लगता है कि समाज के नियमों को मान करके मैं बाकी लोगों के सामने एक अच्छा लड़का, गुड बॉय या नाइस गर्ल बन के उनके सामने जो मोरल डेवलपमेंट वाली बात है कि उनके सामने एक तरीके से अच्छा बच्चा मैं बन सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली बात होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं। इसमें होता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन।
इसमें बच्चा ये सोचता है कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हमें मानने चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, नियम या कानून को तोड़ना गलत है। क्योंकि बच्चा अब सोसाइटी के नियम को समझता है, कानूनों को समझता है, तो वो कहता है फॉलो द रूल्स, कि रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल पे अगर वो रेड लाइट देखता है तो वो सोच समझता है कि हमें अपनी गाड़ी को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टेज होती है जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स को मानने की कोशिश बच्चा करता है। चलिए नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल आप कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज है। इसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, उनमें रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो समझते हैं कि, क्योंकि वो चीज़ों को अब ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। तो इसमें बच्चा ये समझता है कि हाँ ठीक है, सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, कुछ नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट है, इनको चेंज किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की राइट्स वॉयलेट होती है, ठीक है, या अगर किसी को नीड है या उस नियम कानून से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसको बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेज में बच्चे जो इंडिविजुअल राइट्स वाली बात होती है उसको मानते हैं कि अगर इंडिविजुअल राइट्स जो है उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आप पाएंगे कि अक्सर वो आंदोलन या इस टाइप की चीज़ें करते हैं। इसी प्रकार मान के चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से, कि मान के चलिए रेड लाइट है, रेड लाइट पे उसने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। तो अब क्या वो उस रेड लाइट की ग्रीन होने का इंतज़ार करेगा उस व्यक्ति को बचाने के लिए, या वो तुरंत जाएगा और उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगा? तो अगर वो इस स्टेज में है तो रेड लाइट जंप करके भी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेगा। वो समझता है कि भाई हाँ, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो रूल्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें बेसिकली बच्चा, क्योंकि अभी हमने देखा कि बच्चा आप खुद के नियमों को समझता है कि भाई सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, लेकिन उसके खुद के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल कई बार इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बच्चा उसके लिए कुछ भी कर जाता है, ठीक है। वो उसके लिए कई बार मतलब दूसरों से लड़ जाता है कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है। उसके अपने खुद के बनाए हुए नियम होते हैं या दूसरों द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, उसको वो इतना स्ट्रांगली अपने अंदर इंक्लूड करता है कि वो अब उसको हर हालत में मानता है। उसको लगता है कि ये चीज़ सही है, और अगर उसको लगता है कि कहीं भी कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप पाएंगे जैसे गांधी जी और भगत सिंह, ये कुछ ऐसे लीडर रहे हैं जो कि इन्होंने बेसिकली जो मोरल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उसको लेकर इन्होंने अपनी लाइफ पूरी स्पेंड कर दी। भगत सिंह अपनी लाइफ जो है वो कुर्बान कर दी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना। इसी प्रकार से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल काम होता है, जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो दूसरों के लिए लड़ जाता है, अपनी लाइफ तक दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, और इसी के साथ ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो कंप्लीट होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।